अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो नाइन्थ क्लास का से रिलेटेड है। फ़िज़िक्स जो नाइन्थ ग्रेड की है, ओ लेवल्स भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी मोशन से रिलेटेड है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो वो एक्सेलरेशन जो उसका होता है वो जी होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो पहली बात है वो ये है, जो कि सब जानते हैं, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो उस वक़्त जो उसके जी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव 9.8 होती है, और जब अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो उस वक़्त जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब सवाल ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ टेकन नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड। तो उसका आंसर ये है, ये उसका आंसर है कि जब अपवर्ड थ्रो किया जाता है ऑब्जेक्ट तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज़ अपवर्ड बट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज़ डाउनवर्ड। तो एंगल 180 है। अगर अपवर्ड को आप पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये वो रीज़न है कि इसके साथ नेगेटिव आता है। सेम वे अगर डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड हैं। तो इसलिए इसको जी को पॉजिटिव लिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बोला था। अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ करता हूँ कि एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करता हूँ कि वो ये है कि वाई द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ टेकन डाउनवर्ड। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड क्यों ली जाती है? तो इसका आंसर न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर है कि न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि व्हेन एवर फोर्स इज़ अप्लाइड द एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका अगर फील्ड हम ड्रॉ करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की फील्ड को अगर हम ड्रॉ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मेरे पास अर्थ है, ठीक है, तो इसकी जो फील्ड होगी वो इस तरह से उसकी लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ज़ाहिर ही नज़र तो नहीं आती, ये अंडरस्टूड बात है, ये देखी नहीं जा सकती, लेकिन हम महसूस करते हैं। इसलिए हम अगर उसकी फ़िगर को ड्रॉ करना चाहें तो ये ऐसे होगी, ठीक है। तो ये अगर अर्थ है तो दो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द अर्थ है। यही वो वजह है कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अप टुवर्ड्स इट्स सेंटर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट कम बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। उसकी वजह यही है कि ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और इसी फोर्स को वेट भी कहते हैं, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब फोर्स चूँकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो उसका जो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो भी डाउनवर्ड होगा। तो ये एक बात हो गई, दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि जब ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया जाता है हाइट से, जब वो फ्रीली फॉल करते हैं तो उनका एक्सेलरेशन सब का जी होता है। हैवी ऑब्जेक्ट हों या लाइट ऑब्जेक्ट हों, दोनों तरह के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जी होता है, 9.8 होता है। दूसरे लफ्ज़ों में उनकी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम होती है। यही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों की चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम है तो वाई डोंट दे रीच टू द ग्राउंड विद द सेम इन द सेम टाइम। जब एक जैसा एक्सेलरेशन, एक जैसी चेंज इन वेलोसिटी आ रही है तो ज़मीन पे दोनों एक ही वक्त में क्यों नहीं गिरते? लाइट ऑब्जेक्ट अगर पत्ता है कोई और एक हैवी स्टोन है, उनको जब फेंका जाता है तो स्टोन पहले पहुंच जाता है, पत्ता देर से पहुंचता है। तो इसका आंसर तीसरे पॉइंट में इसका आंसर ये है कि असल में अगर हम फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो वैक्यूम में ये काम किया जाए तो ये बात दुरुस्त है। तो दोनों जो पत्थर और पत्ता दोनों
एक ही एक्सेलरेशन से ज़मीन पे आएंगे। एक्सेलरेशन तो खैर एयर प्रेजेंट हो तब भी यही होता है, लेकिन दोनों एक ही वक्त में ज़मीन पे पहुंचेंगे अगर वैक्यूम हो। तो वो उनका ना पहुंचना असल में ड्यू टू एयर फ्रिक्शन है। जो पत्ता है या जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उस पर ड्रैग फोर्स ऑफ एयर जो है वो ज़्यादा लग रही होती है। एक्सेलरेशन सेम होता है उसका, उसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी भी, लेकिन उस पर एयर फ्रिक्शन ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से उसका टाइम टू रीच द ग्राउंड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट पे है। 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, मैं आखिर में इसको समराइज़ भी करूँगा। चौथा पॉइंट ये है कि जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये आर स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है ये ऑब्जेक्ट है। इसका जो जी होगा उसका आर सेंटर ऑफ अर्थ से जो फासला है उसके साथ स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरे लफ्ज़ों में जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, अब ये कहाँ से आया फार्मूला? ये यहाँ से फार्मूला आया। ये मेरे पास दो फोर्सेस बराबर होती हैं। ये फोर्स है, वेट है ऑब्जेक्ट का, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये लिखी है ये फोर्स, और ये वेट से है mg। तो ये जिन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा वहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, अब इस फार्मूले को सामने रख के एक क्वेश्चन हम जहन में लाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे चला जाए, ज़मीन, ये तो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ये मैंने लिखा हुआ सरफेस ऑफ अर्थ पे, अगर हाइट पे चला जाए ऑब्जेक्ट तो उस वक़्त जो उसका जो जी हो जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो हाइट पे जा रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये है ऑब्जेक्ट हाइट पे, यहाँ पे आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को, अगर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये अगर हाइट पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो ये उसकी हाइट है। तो अगेन नोट करें उसका सेंटर से, ज़मीन के सेंटर से फासला बढ़ गया। तो अगेन बात क्या होगी कि उसका सेंटर से फासला बढ़ेगा ज़मीन की सेंटर से, तो जी की वैल्यू कम होगी। तो ज़ाहिर है वो ये हाइट के साथ आर के साथ ही आना चाहिए और स्क्वायर के साथ है। तो एक MCQ यहाँ पे बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से इतनी कर दी जाए कि वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ हो, तो उस वक़्त जी की वैल्यू क्या होगी? तो ये स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये ऐसे होगा, जी एच इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला है, एच की जगह पे आर लिख देंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या असर पड़ रहा है जी की वैल्यू पे। वैसे मैं बता देता हूँ, स्क्वायर के साथ है तो डबल हो गया डिस्टेंस, आपने सेंटर से फासला डबल कर दिया है, तो स्क्वायर लेंगे 2 का 4 बनेगा। लेकिन चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज़ होगा, 4 टाइम जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। आए इसको चेक करते हैं। तो ये आपके पास बन रहा है जी एम और 2r होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको स्क्वायर को ओपन कर दें तो 4r स्क्वायर 1/4 को एक साइड पे कर दें, जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये जी की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है जो ब्रैकेट में पड़ी है, ठीक है। तो ये मेरे पास जी एट हाइट आ रहा है, उसकी वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ये इस तरह से है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर ये जी जो है, अगर ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट पे ले जाया जाए कि हाइट जो हो 2r के बराबर हो, यानी ज़मीन के रेडियस के डबल हो, तो जी की वैल्यू कितनी होगी? तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2r पुट करेंगे एच की जगह पर, तो मेरे पास जी एम डिवाइडेड बाई 3r होल स्क्वायर हो जाएगा और जी एम ओवर 9r स्क्वायर हो जाएगा। 1/9 को सेपरेट करेंगे तो ये मेरे पास जी की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ बन जाएगी जो कि 9.8 होती है। इसका मतलब है ऐसी हाइट जो 2r डिस्टेंस पे हो वहाँ जी की वैल्यू 1 हर जो सरफेस ऑफ अर्थ पे उससे 9 टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स कम हो जाएगी। 9 से डिवाइड करके हम हासिल करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ जी से रिलेटेड। अच्छा जी, अब एक MCQ एक बन सकता है, बड़ा इजी सा MCQ बन सकता है, बल्कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर। कहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर होगी? ठीक है, अगर इस MCQ से पहले मैं आपको ये MCQ लिख दूँ कि वेयर
would be the value of g greater? कहाँ पे ग्रेटर होगी? ऑप्शन नंबर ए में इक्वेटर, ऑप्शन नंबर बी में पोल्स ऑफ अर्थ, सी में बोथ और डी में नन। तो अगर ये नन ऑफ दीज है, ठीक है, नन ऑफ दीज, तो इसमें कहाँ पे ज़्यादा होगी? तो ऑप्शन जो जी की वैल्यू ज़्यादा होने की है वो पोल्स है। अब सवाल ये है कि कैसे ये ठीक हुआ? अगर एमसीक्यूज़ में तो चलो ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ज़मीन का जो ज़मीन जो है वो ऐसे है, ये पोल्स हैं, ये सेंटर है, ये है इक्वेटर, यहाँ से लेके ये इक्वेटर है। ये इमेजिनरी लाइन हम जानते हैं जो मिडल में, अर्थ के मिडल में इमेजिनरी लाइन लगाई गई है। अब ये जो इक्वेटर है इसका फासला नज़र आ रहा है ज़्यादा है, ये पोल का फासला है। तो हमें पता है कि जी की वैल्यू जो है, हम जानते हैं जी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेटर इज़ द डिस्टेंस, स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ जी, और ये स्मॉलर इज द डिस्टेंस, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू चूँकि पोल्स पे जी का जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है वो कम है, तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा, जी की वैल्यू कम होगी। अब कितनी होती है पोल्स पे जो जी की वैल्यू होती है वो 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू होती है 9.780 मीटर पर सेकंड, और सी लेवल पे 9.8 होती है। ये सी लेवल पे, एट सी लेवल। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी, और ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बयान भी कर दिया कि ये फार्मूला लिख के आप एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ पोल का कम है तो जी की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा होती है। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब एक दो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स मैं जल्दी कुछ कर दूं जी से रिलेटेड। देखें ज़रा, एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट रीचेस टू द ग्राउंड इन 3 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप किया गया है और वो ज़मीन पे पहुंचता है 3 सेकंड में। हाइट फाइंड आउट करें, वेलोसिटी विद विच स्ट्राइक द ग्राउंड, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है वो। तो टाइम 3 सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी जब कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है हम जानते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। फाइनल वेलोसिटी जिससे वो ज़मीन पे टकराएगा वो हमने फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन ये है। जो बच्चे ओ लेवल्स के हैं उनके लिए उन्होंने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। और दूसरी इक्वेशन जो मैं 9th जो बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ वो ये है, लेकिन ओ लेवल्स वाले ये पढ़ते होंगे। इसी तरह ये वाली थर्ड और ये तो जस्ट कन्वेंशन है। वी को फाइनल वेलोसिटी ली जा रही है और यू को इनिशियल ली जा रही है। मैं वी एफ और वी आई ले रहा हूँ। अच्छा, अब देखें ये है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी मैंने निकाली, इनिशियल 0 है, जी को 9.8 क्योंकि ड्रॉप हुआ हाइट से तो नीचे की तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो पॉजिटिव 9.8 होगा। टी की जगह 3 पुट होगा क्योंकि टाइम 3 सेकंड है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आंसर आएगा 29.4। अच्छा, अब हाइट के लिए सेकंड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे। अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 3, 1/2 जी 9.8 और 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 41.4 मीटर। तो ये सिंपल सा सैम्पल न्यूमेरिकल मैंने आपको करके बताया। अच्छा, ये ही न्यूमेरिकल ज़रा डिफरेंट वे से अगर पूछा जाए, अब एक ये तो पहले तो डाउनवर्ड के लिए आपने किया, अब ज़रा अपवर्ड के लिए देख लें कि अगर अपवर्ड ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाए तो उस वक़्त क्या सिचुएशन होगी। देखें, एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड विद सर्टन इनिशियल वेलोसिटी, इट रीचेज़ द ग्राउंड इन टाइम 6 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका गया और वहाँ से ऊपर से हो गए वो डाउनवर्ड जब नीचे पहुँचा तो 6 सेकंड लगे। तो आप खुद सोचें कि यहाँ से जब इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के वापस आया, 6 सेकंड लगे। तो ज़ाहिर है 3 सेकंड उसको जाने में और 3 सेकंड उसको आने में लगे होंगे। मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए उसको 3 सेकंड लगे होंगे। ये टाइम हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब इधर देखें, हमने उसने पूछा ये है कि हाइट कैलकुलेट करें और इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको फेंका गया। अब पर जब ऑब्जेक्ट जा रहा होता है तो फाइनल हाइट पे जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 ली जाती है। नाउ अब टाइम रीचेस मैक्सिमम हाइट हम निकालेंगे। ज़ाहिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको हाफ करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 की हाइट कैलकुलेट करनी है और इनिशियल वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना है।
तो अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, फाइनल ज़ीरो, इनिशियल को ऐसे रहने दिया। अच्छा जी, अब अपवर्ड फेंका गया है तो जी को -9.8 लिखा जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये -29.4 उधर जाके 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये है वो आप अगर गौर करें तो यहाँ पे 3 सेकंड में जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा था तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी 29.4 आ रही है। पिछला जो क्वेश्चन किया आपने ड्रॉप किया एक हाइट से, 3 सेकंड में वो नीचे पहुंचा था, ठीक है, और उसको भी उस वेलोसिटी जिससे वो टकराया था वो भी ये थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि अगर एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया जाए तो हाइट अगर बराबर आ रही है, मैं आगे चल के इसको हाइट को पहले बराबर करके फिर मैं इस इंटरेस्टिंग से फैक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, अगेन हमने ये फार्मूला लगाया, ये इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया, 3 सेकंड टाइम लगा और 1/2 जी को -9.3 का स्क्वायर सॉल्व किया। हाइट भी 44.1 मीटर आ रही है, तो पिछली हाइट भी 44.1 मीटर आई थी जब आपने ड्रॉप किया था, 3 सेकंड उसको लगे थे। तो अगर एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया जाए तो आपने गौर करें, आप जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जब 3 सेकंड उसको लगे, हाइट 44 है, तो आपने 44.1 से जब ड्रॉप किया 3 सेकंड में वो नीचे आया, तो जब वो टकरा रहा था उसकी वेलोसिटी 29.4 थी, ठीक है, और आप 29.4 ही से उसको ऊपर फेंकेंगे तो वो 44.1 मीटर तक पहुंचेगी। बताना आपको ये चाहता हूँ कि अगर एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही होती है। जब आप इसको थ्रो करते हैं अपवर्ड विद वेलोसिटी तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और हाइट ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। जब वो ऊपर जाता है हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही होती है और स्पीड एयर फ्रिक्शन की वजह से कम हो रही होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाती है। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ज़ीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और हाइट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सवाल ये पैदा होता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, गायब हो गई, या और पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी? तो आंसर है नो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। यहाँ पे हो ये रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही है और वापसी पे भी ऐसा ही हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही होती है और हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड होल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और हाइट ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो चुकी होती है। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी हो रही होती है। ये भी ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए ये यूज़ हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन देखें। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। इट टेक 3 सेकंड टू रीच मैक्सिमम हाइट 3 सेकंड लगते हैं उसको मैक्सिमम पहुंचने के लिए। फाइंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाउ लॉन्ग विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना और कितनी देर उसको ज़मीन में आने लगेगी। तो टोटल टाइम तो 6 सेकंड होगा, 3 सेकंड जाने में 3 सेकंड आने में। तो हम वो बाद में देखते, ये हमने नहीं किया। वो टोटल टाइम 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड। अब हाइट के लिए देखें, ये इक्वेशन लगाई हमने और ज़ाहिर है अपवर्ड फेंका गया अब ऑब्जेक्ट को, तो जी को 9.8 लिया जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 45.9 मीटर जो है ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये भी एक सैम्पल क्वेश्चन है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन देखें, है बिल्कुल इसी तरह का। मैं टाइम 3 सेकंड ही लूँगा लेकिन थोड़ा मैंने चेंज करके कर रहा हूँ, आपको तरह समझ आए कि स्टेटमेंट को देख के घबराने की बजाय आप उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। देखें, रॉक इज़ ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाई ब्रिज एट एंड ऑफ 3 सेकंड। 3 सेकंड के आखिर में द फ्रीली फॉल, उसका फ्रीली फॉल जब हो रहा होगा, द स्पीड ऑफ द रॉक इज़, उसकी स्पीड क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसने पूछी है। जब ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम ज़ीरो ही लेते हैं, ठीक है। टाइम 3 सेकंड, अब फाइनल वेलोसिटी हमने निकालना। देखें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ये आ रही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं इसको करूँगा और भी जो है कुछ वीडियोस जो है मैं रिकॉर्ड करूँगा इससे रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड। मेरा ख्याल है इनफ है जो
बच्चे 9th के हैं उनके लिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका जी का, उसके लिए आखिर में जो आज की बात है वो ये है, वो बड़ी ही प्यारी और अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 70 में फरमाया कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इस आयत में क्या हिकमतें और क्या हमारे लिए बरक़ात और फ़वाइद हैं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन जो हमें समझ आती है सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ ईमान वालों मुझसे डरो और सीधी बात करो। सदीदा क़ूलू क़ौलन सदीदा का मतलब है सीधी और सही बात। अब सीधी और सही बात हमेशा सच्ची ही होती है, सच्ची बात सीधी और सही होती है। तो सच्ची बात करने का कहा गया, अल्लाह ताला ने हमें कहा। और सच्ची बात करने का फ़ायदा साथ अल्लाह ने क्या बताया है, युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे अमाल मैं दुरुस्त कर दूँगा। अब ख़ुद सोचें, अमाल का दुरुस्त हो जाना और ऐसा हो जाना जो अल्लाह को पसंद आ जाए, ये सीधा रास्ता होता है। और ऐसा हो अमाल हो जाना जो अल्लाह को पसंद हो, ऐसा सीधा रास्ता जो है वो जन्नत की तरफ ले जाता है। कौन नहीं चाहेगा कि वो उसके अमाल दुरुस्त हों और वो जन्नत में ना चला जाए। तो चाबी उसकी ये है कि सीधी सच्ची बात की जाए। अपनी ज़िंदगी में एक असूल और एक फ़ैसला कर लिया जाए कि बस अब आज के बाद से सच्ची ही बात करनी है, झूठ नहीं बोलना। तो अमाल दुरुस्त होंगे एक फ़ायदा, और वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूँगा, माफ़ कर दूँगा। कौन नहीं चाहता गुनाह माफ़ किए जाएँ, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ ना कर दें। हर कोई ये चाहता है जिसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे, अगर वो सारी ज़िंदगी सच बोलता रहा, सारी ज़िंदगी गुनाह माफ़ होते रहेंगे और वो यकीनन जन्नत का हकदार बन जाएगा। तो कौन नहीं ये चाहता। और जन्नत क्या है, वो तो गुमान से बाहर है। ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल पे गुमान ही गुज़रा, और जो चाहेंगे वहाँ पे वो होगा। और गुमान से बाहर है, ये साथ याद रखना है। जो चाह रहे हैं वो आप के गुमान में है, वो आप दुनिया में सोच सकते हैं, वो गुमान से बाहर है और हमेशा के लिए है। तो फिर इस आयत से हमें कितना कुछ मिल रहा है कि सच्ची बात करना कितना फ़ायदेमंद है। और फिर अल्लाह को ये बात इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला का अपना नाम अल हक़ है। अल्लाह के 99 नेम में से एक नाम अल हक़ है, जिसका मतलब सच है। तो ये बात भी समझने वाली है कि अल्लाह को सच बोलना इतना पसंद है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की अताअत की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने मुराद पाई, बड़ी मुराद। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली उसने। और यकीनी बात है क़यामत का और दुनिया का और आखिरत में कामयाबी ही कामयाबी है जो सच्ची बात करेगा। बात कहना ये चाहता हूँ कि ये वो पॉइंट है, ये वो बात है, ये वो फ़ायदे की चीज़ है जो मतलब है हमें, मुझे और आपको ऐसे अपनानी चाहिए कि कोई और चीज़ ऐसे ना अपनाई जाए जैसे इसको अपनाया जाए। सच बोलने को, सच बोलना निजात देता है, सच बोलना सुकून देता है। ठीक है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच्चाई होती है वो नेकी की तरफ लेके जाती है और नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है, और झूठ जो है वो बुराई की तरफ लेके जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ लेके जाती है। मैं इसके कन्वर्स, जो झूठ जैसे आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये झूठ जो है इतनी बुरी बात है, ये अल्लाह को इतना सख्त नापसंद है कि उलमा इसको कबायर कहते हैं, कबीरा गुनाह कहते हैं। हम इसको आम बोल जाते हैं, हालांकि हम अल्लाह के गज़ब के, जो कबीरा गुनाह करता है वो अल्लाह का गज़ब का शिकार ही होता है। तो हम अल्लाह के रहमत से दूर हो रहे होते हैं। झूठ बोलना छोड़ें, अल्लाह से डरना चाहिए। इस बात से, ये सही डरने वाली बात है कि जो झूठ हम बोलते हैं, हत्ता कि झूठ किसी को हंसाने के लिए या वैसे ही आम हालत में किसी ज़रूरत के बग़ैर भी झूठ को बोलना मना फरमाया, हंसाने के लिए भी मना फरमाया। तो उसकी वजह यह है कि वो बुराई की तरफ लेके जाता है। जब आप आम वैसे झूठ बोल रहे होते हैं जिसमें कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा होता, तो आपको जब आदत हो जाती है, फिर झूठ की आदत हो जाए, फिर झूठ बोलना शुरू हो, फिर बुराई की तरफ इंसान चला जाता है।
तो फिर हदीस को मैं मुकम्मल करता हूँ। आपने फरमाया कि इंसान सच सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख दिया जाता है, और फिर इंसान जब झूठ बोलता रहता है तो अल्लाह के यहाँ झूठा और कज़ाब लिख दिया जाता है। तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह मुझे और आपको पनाह में रखे कि हम झूठे लिखे जाएं। जब उधर लिख दिए गए तो फिर वो लिख दिए जाते हैं, फिर मतलब है कि अल्लाह ही उसको मिटाएं तो मिटाएं, नहीं तो वो मिटने वाली बात नहीं होती। तो ये सिंपल सी बात है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम सच बोलें और सारी ज़िंदगी सच ही बोलें, उस पर कायम रहें। और एक बात याद रखें, अच्छाई जो है उस पर चलना, उस पर रहना आजकल मुश्किल काम है। जो शैतान और उसके चेले हैं वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़े हुए हैं। आप लोग जानते हैं दुनिया में हर तरफ बुराई ही बुराई है, उसकी वजह है। तो सच पे आप खड़े होंगे, आपको मुश्किलात आएंगी, अल्लाह से मदद मांगनी है आपने, अल्लाह ही आपकी मदद करेंगे। उस पर ये भी, इस बात पे भी मदद मांगनी कि सच पे खड़े रहें, सारी ज़िंदगी सच बोलते रहें, उसकी तौफीक भी अल्लाह से मांगनी है। कोई चीज़ इंसान के अपने हाथ में नहीं है, याद रखें। हर चीज़ की तौफीक अल्लाह ही देते हैं, उन्हीं की तरफ से हर चीज़ आती है, इंसान की कोई कोई इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह से मांगें और फिर उस पर खड़े रहें। और फिर वही बात है कि मैं एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ इसमें, कि कभी ऐसा हो कि सच बोलने से कोई नुकसान का अंदेशा हो तो सच चुप रहें, झूठ ना बोलें, झूठ से बचें। मैं आपको फिर कभी इस पे बात करूँगा, झूठ के जो नुकसान आता है उसके, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद बताई है कि कबीरा गुनाह जो है वो झूठी बात है, झूठी बात है, झूठी बात है, इस तरह हदीस थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम सच बोलें, सच पे कायम रहें। आमीन। जी फातिमा।